नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। हरियाणा के किसान लगातार गन्ना के रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि गन्ने के रेट को लेकर कमेटी बनाई गई है, जिसकी दूसरी मीटिंग अगले हफ्ते होगी। पहली मीटिंग में अधिकारियों को शुगर की रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, दूसरे राज्यों में गन्ने के क्या रेट हैं, कितना पैसा बकाया है, इन तमाम पहलू का डेटा निकालने को लेकर कहा गया है। देखिए, हरियाणा पिछले 15 साल से देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव दे रहा है। कभी भी किसान की पेमेंट को पेंडिंग नहीं रहने देते। हर साल टाइम से किसान की पेमेंट होती है। और बाकी देश के अंदर आपको पता है कि एरियर खड़ा हुआ है। पंजाब में 2000 करोड़ रुपए पेंडिंग है, यूपी में पेंडिंग है और प्रांतों में पेंडिंग है। और इस साल से पहले सर्वाधिक भाव हमने गन्ने का दिया है। अभी भी एक कमेटी बनी हुई है जो सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये गन्ने के मिल जो हैं कोऑपरेटिव मिल हैं, सारे मिल घाटे में हैं और इस पे इन मिलों पे बहुत ज़्यादा कर्जा सरकार का चढ़ चुका है। इनकी नेटवर्थ जीरो हो चुकी है। तो कैसे मिलों को सर्वाइव करें, मिल चलेंगे तभी किसान को गन्ना की पेमेंट हो पाएगी, गन्ने की शुगर बन पाएगी। कि गन्ना मिल जो है दो तरह के हैं, कुछ 2-3 मिल प्राइवेट हैं, बाकी मिल कोऑपरेटिव हैं। और कोऑपरेटिव मिल को के ऊपर एक तरह से लाभ हानि उनकी जो शेयर होल्डर हैं उन्हीं की होती है। और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो भी आदमी या जो शेयर होल्डर है अपना मैनेजमेंट लेना चाहे कोऑपरेटिव मिल का, वो अपने पास ले ले बेशक से और ज़्यादा से ज़्यादा भाव दे के दिखाएँ। हम उससे वही भाव वहाँ और किसानों को देंगे। लेकिन मिलों को अगर इसी तरह से हाल रहा, अकेला अगर चीनी का भाव नहीं बढ़ा और गन्ने का भाव बढ़ा दिया और सरकार पैसा ना दे तो मिल बंद ही हो जाएंगे। तो हम रास्ता निकाल रहे हैं कि किस तरह से मिलों की रिकवरी बढ़े, उनके रखरखाव के खर्चे कम हों और चीनी का भाव अच्छा हो। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गन्ने के भाव का फैसला जो है हम करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी किसान का हित का ध्यान रखा जाए। देखिए, ये जो वाखड़ा मेन कैनाल है इसकी लाइफ हो चुकी है। इस कैनाल से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली कई जगह पानी जाता है। खुदा न खास्ता ये जगह जगह कहीं इसमें कोई खराबी आ गई तो फिर सारा इलाके में पानी कहाँ से जाएगा। एक पैरेलल नहर बनाने की वैसे भी ज़रूरत है और इसमें किसी का हित या अहित नहीं होता, ये राष्ट्र के हित में है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद जो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का रवैया जो है वो गलत है। उनको देश हित में सोचना चाहिए और नहर का निर्माण करवाना चाहिए। पानी का अगर उनके पास नहीं होगा तो ट्रिब्यूनल फैसला कर देगा, पानी नहीं देंगे। जब पानी होगा कभी बरसात के दिनों में जो पाकिस्तान में जाता है तब तो होगा पानी उनके पास। नहर होगी तभी पानी आएगा। तो नहर का निर्माण तुरंत शुरू करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में जीएमडीए कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। बैठक में नजफगढ़ झील और सरकारी अस्पतालों को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री गुरुग्राम में होते भूजल दोहन पर चिंता भी जताई। आपको बता दें कि गुरुग्राम में भूजल दोहन नहीं रुका तो जोशीमठ जैसे हालात हो सकते हैं। प्रदेश के 12 जिलों में से 19 जिले डार्क जोन में शामिल हैं, जिनमें गुरुग्राम पहले पायदान पर है। गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है। लोग नए नए आकर के बस भी रहे हैं, गुड़गांव की आमदन बढ़ रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो गुड़गांव का सब सॉइल वाटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यानी अगर 100 लीटर रिचार्ज के तौर के ऊपर गुड़गांव के सब सॉइल के अंदर एक्वेफर्स के अंदर जाता है तो 200 लीटर निकाल लिया जाता है। और ये चिंता की विषय है। आपको पता है कि जोशीमठ के अंदर आज के दिन क्या हो रहा है, तो वो गुड़गांव का हाल ना हो जाए उसके लिए आज के दिन सही प्रबंध करना आवश्यक है। हरियाणा 22 ज़िले हैं और 19 ज़िले डार्क जोन में हैं और गुड़गांव 19 के अंदर पहले नंबर पे शायद होगा। तो इसलिए हमने कोशिश करी है कि जो बरसात का पानी हो वो फ्लो करके बाहर हरियाणा से ना जाए, दिल्ली में या नजफगढ़ ड्रेन में या जमुना में ना जाए। उसके लिए भी प्लानिंग बनाने की बात हमने कही है।
और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए मैं खुद आकर के यहाँ पे बातचीत कर। वहीं कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में अच्छा खासा असर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश दिया है इसीलिए दिया है क्योंकि प्रदेश सरकार भाई को भाई से लड़ाने का काम कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जो गलत है। इसके साथ ही शैलजा ने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जो कि गंभीर विषय है। संदीप सिंह के मामले पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संदीप सिंह के विभाग वापस दिए जाने से काम नहीं चलेगा। निष्पक्ष जांच होने तक मंत्री को अपना पद छोड़ना चाहिए था। ये बहुत ही संजीदा भी मामला है और संवेदनशील सेंसिटिव मामला है, महिला का मामला है। इसके प्रति सबको संवेदनशीलता रखनी चाहिए। और अगर किसी को ये है कि ये गलत है, सही है, अगर किसी लेडी ने कोई बात कही है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा महिला उत्पीड़न के ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उस पर मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ भी है तो आप निष्पक्ष जांच कराओ। आपका कोई मंत्री है या कोई भी है, अगर वो सच्चे साबित होते हैं तो बाद में उनका बहाल करो। लेकिन आज के दिन सिर्फ ये कहना कि एक डिपार्टमेंट से मैं इस्तीफा देता हूँ या मैं एक डिपार्टमेंट छोड़ता हूँ, इस पे तो लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री का अधिकार है डिपार्टमेंट देना। किसी मंत्री, हम भी मंत्री रहे हैं, हमारा अधिकार नहीं होता किसी डिपार्टमेंट पर, मुख्यमंत्री का होता है और वो देते हैं। साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्रोटेक्शन चल रही है। फिर मैं कहती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। संजीदा मामला है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे भाई कुरुक्षेत्र की मिसाल है, दुखद मिसाल है, लेकिन ये चीज़ पूरे हरियाणा में हो रही है और जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है इसकी जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार को लेना चाहिए। कानून व्यवस्था ये सब इतनी गंभीरता से लेना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं, हर शहर में, देहात में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। हमारे युवा को दिशा नहीं मिल रही है और जो हमारी एजेंसीज़ हैं, फोर्स है, उनको भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हर चीज़ में राजनीतिकरण हो रहा है, दोषियों को प्रोटेक्ट किया जाता है और अगर ऊंचे लोग जो सत्ता के नज़दीक होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा तो आम लोगों में आप क्या वातावरण फैलाएंगे। लोगों को यही लगेगा कि कहीं ना कहीं पहुंच हो जाएगी तो आप बच जाओगे, कुछ भी आप अपराध कर सकते हो। ऐसा वातावरण हरियाणा में क्यों है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, हरियाणा की जनता को। कि राहुल गांधी जी भी जो मकसद लेकर चले हैं वो अपना नहीं, आप लोगों का। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उसमें एक बनता है। लोगों की लड़ाई, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की अनदेखी, जो वर्तमान में वातावरण है उसको बदलने के लिए हमारा वातावरण, हमारी संस्कृति दूषित नहीं होनी चाहिए, विचारों से दूषित नहीं होनी चाहिए। उसके लिए राहुल गांधी जी निकले और जब यहाँ से निकल कर गए, आप लोगों का जो समर्थन रहा है वो काबिले तारीफ है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कृषि मंत्री ने हरियाणा के लोगों के लिए एक मनोरंजक इसे बता दिया। और वो सर्दी के, इस कड़ाके की सर्दी में, ठंड में एक टी शर्ट में घूमे हैं। लोग देखने उनको आते रहे, मनोरंजन हुआ है, हरियाणा के लोगों का मनोरंजन हुआ। अब पंजाब वालों को ये मौका मिलेगा। मुझे ये समझ में नहीं आते कि इतनी कड़ाके की सर्दी में एक टी शर्ट में घूम के क्या मैसेज देना चाहते। तो वहीं प्रदेश में गन्ना रेट को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है। भिवानी में गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर किसान एकजुट हुए हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को अलग अलग ट्रेड यूनियनों ने समर्थन दिया है। इस दौरान किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। अखिल भारतीय किसान यूनियन सभा के बैनर तले आज विभिन्न ट्रेड यूनियन एकत्रित हुई हैं। उनसे बात जानेंगे कि क्या समस्या है और क्या किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर भिवानी लघु सचिवालय के सामने एकत्रित हुए हैं। जी, क्या कहिएगा आज किन मांगों? आज हमें अखिल भारतीय किसान सभा और CITU की तरफ से यहाँ मजदूर किसान इकट्ठे हुए हैं
और हमारी 3-4 मांगे हैं। एक तो किसानों के गन्ने का भाव 450 रुपये क्विंटल किया जाए। गन्ना किसानों को बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में हमारे प्रांत का सबसे ज़्यादा भाव होता था, आज पंजाब का 380 रुपये है, हमारा 362 रुपये है। तो हमारी मांग है कि गन्ना किसानों का भाव बढ़ा जाए और 8-9 जो समस्याएं हैं उनकी उनका हल किया जाए। दूसरा, सभी गाँव में मनरेगा का काम लगाया जाए, तो गाँव में 100 दिन का काम दिया जाए और कम से कम मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपये हो, ये हमारी मांग है। और जो बीपीएल कार्ड मजदूरों के कार्ड दिए गरीब आदमियों को वो दोबारा बनाए जाएं और जो फैमिली आईडी में इनकम अनाप शनाप की दे रखी उसको ठीक किया जाए। विधवाओं की और बुढ़ापे की और विकलांगों की जो पेंशन काटी गई है उसको ठीक किया जाए, बहाल किया जाए। कुछ और यूनियन प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात जानेंगे किन मांग और मुद्दों को लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है? मैं मास्टर जगरोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज का प्रदर्शन मुख्य रूप से सीआईटी और किसान सभा का ज्वाइंट है और हमारा आने वाला आंदोलन भी पूरे देश के स्तर पर ज्वाइंट चलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि गन्ना किसानों को 450 रुपये मूल्य दिया जाए और गन्ने में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो और गन्ने की फसल जो प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हो जाती है उसका भी बीमा क्लेम उनको मिलना चाहिए, जो कि अभी तक। तो वहीं चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल मंदिर में फोगाट खाप 19 की अगुवाई में सर्व खाप सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में जिले के सभी सामाजिक संगठन और सर्व कर्मचारी संघ ने भाग लिया। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा जाए और सरकार से मांग की थी कि खेल मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करके उसके खिलाफ जांच की जाए और जो सरकार ने एसआईटी गठित की थी उसे बंद करके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज की टीम द्वारा जांच करवाई जाए। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि 16 जनवरी के बाद झज्जर जिले में एक राज्य स्तरीय महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और उसमें कठोर निर्णय लिए जाएंगे। महापंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे फोगाट खाप के प्रधान बलवंत ने कहा कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो जिले की सर्व खाप सभी सामाजिक संगठन और कर्मचारी संघ एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। जात की और सभी किसान संगठनों की, सभी कर्मचारी संगठनों की दादरी शहर की 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई थी और वो इस विषय में बुलाई थी कि जो स्पोर्ट्स मंत्री का और जो हमारी बहन कोच जूनियर कोच का जो मामला चल रहा है उस विषय में बुलाई आज पंचायत। आज की सीधी पंचायत बुलाई। क्या फैसले लिए गए आज? जैसे सब भाइयों से रायशुमारी करने के बाद ये फैसला लिया है कि भाई दादरी जिले की सर्व खाप सर्व जात के सभी 36 बिरादरी के भाई राज्यपाल साहब के नाम और डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में जैसे जो सरकार एसआईटी की जांच करवा रही है, ये एसआईटी की जांच किसी खापों की तरफ से नहीं है। ये एसआईटी की जांच संदीप सिंह जो मंत्री है उन्होंने ही अपनी तरफ से लगाई है कि एसआईटी से इसकी जांच होनी चाहिए। तो इसमें निष्पक्ष न्याय की उम्मीद हमें कम है, क्योंकि मंत्री एसआईटी की जांच के लिए बोल रहा है और वो एजेंसी जो जांच करेगी उसमें तो स्पष्ट सी बात है उसमें निष्पक्ष न्याय होने की उम्मीद कम है। तो सभी खापों की तरफ से और दादरी जिले की तरफ से हमारी ये मांग है कि भाई जैसे हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से इसकी जांच करवाई जाए, रिटायर्ड जजों से इसकी जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ किया जाए। रही बात मुख्यमंत्री साहब की, मुख्यमंत्री साहब ने देखो वे जिम्मेवार आदमी हरियाणा के बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उन्होंने हर हरियाणा के हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह मतलब रखने की उनकी आकांक्षा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं कि भाई खेल मंत्री ये लड़की अनर्गल बातें कर रही हैं, तो इससे मतलब यही बात स्पष्ट निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री एसआईटी को ये संदेश दे रहे हैं कि भाई जांच किस हिसाब से क्या आपने फैसला देना है। तो ये बात गलत है मुख्यमंत्री साहब की। हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई जब सारा समाज इस बात के मतलब न्याय की गुहार कर रहा है तो मुख्यमंत्री साहब की ये बात होनी चाहिए कि भाई सारे समाज की जिस एजेंसी से जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करवाओ और तब तक मंत्री साहब को हर मंत्री पद की सेवा से वंचित किया जाए जो भी मतलब ये उसकी सेवाएं ले। बहादुरगढ़ के सरपंचों ने पंचायत समिति कार्यालय परिसर में इकट्ठे होकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान का विरोध जताया।
सरपंचों ने ई टेंडरिंग व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से सरपंचों को अधिकारियों की मनमानी के अनुसार चलना पड़ेगा। गांव की जनता की इच्छा के अनुसार विकास कार्य नहीं हो पाएंगे। सरपंच को केवल 2 लाख रुपए के विकास कार्य करवाने का अधिकार देने को सरपंचों ने न के बराबर बताया है। साथ ही सरपंचों ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयान और व्यवहार की भी निंदा की है। हमने एक मुहिम चलाई हुई है स्टेट में, जो ये ई टेंडरिंग का मुद्दा है, इसके खिलाफ हम पूरे हरियाणा के सरपंचों को टोहाना में इकट्ठा करने लगे 15 तारीख को। वहाँ एक कमेटी का गठन करके आगे की आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। 3-4 मुद्दे उस दिन पूरे हरियाणा के सरपंच वहाँ पे होंगे, तो सामूहिक रूप से सबकी सलाह से जो मुद्दे हैं वो एक मांग पत्र तैयार करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। जो में खामियाँ ये है, जो ई टेंडर प्रक्रिया इसमें ठेकेदार काम करेगा, ठेकेदार गलत काम करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सरपंच की होगी। जिससे काम ठेकेदार करेगा वो तो गांव का नहीं है, सरपंच तो गांव का आदमी होता है। गांव में कोई भी गलत काम नहीं होने देगा आपके, वो काम करेगा चले जाएगा और सारी 5 साल गाड़ी सरपंच खाएगा। किस लिए, क्या मेन उद्देश्य है? जैसा कि सर ने बताया ऑलरेडी आपको कि ई टेंडरिंग और कुछ जो वाहियात चीज़ जो मंत्री जी ने बोली हमारे खिलाफ, जो हमारे आत्मसम्मान को छू गए है उसके खिलाफ, और जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है, एक ठेकेदारी का सिस्टम है, जिससे जो फिलहाल जो मंत्री है वो अपना सीधा जो अधिकारी उनसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो खुद चोर है और हमें चोर बता रहे हैं। हम ना अब सरपंच बने करीबन 2 महीने हुए और उनको पता लगा कि हम लोग चोर हैं। किस बेस पर किस तरीके से कह सकते हैं वो चोर? क्या बोला मंत्री ने? मंत्री ने बोला कि जो भी सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है वो चोर है, उसके मन में खोट है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट घोषित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। ये जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव और बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इन परीक्षाओं का आयोजन एक ही सत्र दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कुल 6,25,000 के लगभग छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। इसके लिए हरियाणा प्रदेश में 1500 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 28 मार्च को परीक्षाएं समाप्त होने के बाद जल्द ही परिणाम घोषित करने की बात बोर्ड प्रशासन ने कही। इस बार जो वार्षिक परीक्षाएं हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज उनकी डेट शीट जारी कर रहा है और ये 27 फरवरी से शुरू हो जाएंगी परीक्षाएं और आखिर में 28 मार्च तक ये चलेंगी। 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षाएं हैं। समय जो है इनका सुबह 12:30 से 3:30 बजे तक का समय रहने वाला है इनका। एक ही सेशन रहेगा जो कि 12:30 शुरू होगा, 3:30 बजे परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं के मिलाकर 6.25 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं जो इसकी परीक्षा देंगे। तो यह है कि कुल मिला के 1500 विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ को देखते हुए 1500 के करीब हम लोग सेंटर्स बनाते हैं। इस बार बहुत कुछ नए फीचर्स हमने डाले हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार हर क्वेश्चन पेपर पर उस विद्यार्थी का रोल नंबर तो अंकित होगा ही और साथ में QR कोड हमने इंट्रोड्यूस किया है क्वेश्चन पेपर्स में, और वो QR कोड हर पेज के ऊपर 2 या 3 जगह कम से कम ज़रूर होगा। और अगर किसी ने उसे वायरल करने की कोशिश की तो स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि किस विद्यार्थी का वो क्वेश्चन पेपर था, किस सेंटर से, पूरे एड्रेस के साथ हमें उसकी सूचना मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही एक्शन लिया जाएगा। हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर इवन जो वहाँ का सेंटर कोड है वो भी अंकित होगा, उसके ऊपर कोडेड फॉर्म में होगा, सीधा नहीं होगा। और दूसरा, बहुत सारे अदर हिडन फीचर्स भी हैं जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। साथ में ही ऑनलाइन कैमरास लगवाए गए हैं जिससे पूरा का पूरे सारे सेंटर्स हमारे कंट्रोल रूम से हम उनके पर निगरानी रखेंगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हम पूरी तरह से इस बार, ये हमारी मंशा है और ये हमारा दृढ़ संकल्प भी है कि हम नकल पर पूर्णतः रोक लगा देंगे। तो आपको बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। 27 फरवरी से परीक्षा आयोजित होगी जो 28 मार्च तक चलेंगी। दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक परीक्षा होंगी। 2 पारियों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और हरियाणा बोर्ड की ओर से
परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। 10वीं की डेट शीट आपको बता दें 27 फरवरी को पंजाबी की परीक्षा, 28 फरवरी को हिंदी, 6 मार्च को अंग्रेजी, 13 मार्च को गणित, 20 मार्च को विज्ञान और 25 मार्च को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। तो 10वीं की ये डेट शीट जारी कर दी गई है हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से। और अब ये 12वीं की डेट शीट आपको बता दें 27 फरवरी को कंप्यूटर साइंस की परीक्षा होगी, 2 मार्च को केमिस्ट्री और अकाउंट, 4 मार्च को हिंदी, 7 मार्च को पंजाबी, 10 मार्च को फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और 14 मार्च को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होने वाली है। तो ये डेट शीट हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी कर दी गई है। 12वीं की डेट शीट जारी कर दी गई है। 15 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा, 16 मार्च को फिजिकल एजुकेशन, 17 मार्च को परीक्षा होने वाली है, 18 मार्च को संस्कृत और उर्दू, 21 मार्च को गणित, 22 मार्च को भूगोल, 17 मार्च को सोशियोलॉजी की परीक्षा होगी, 24 मार्च को संगीत, 27 मार्च को फाइन आर्ट्स, 28 मार्च को इतिहास और जीव विज्ञान की परीक्षा होने वाली है। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।